हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक के 6 चैप्टर कवर किए हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं 7 चैप्टर ज्योग्राफी की उस बुक का। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो 7 चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी परिवहन और संचार। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था क्या, टर्शरी एक्टिविटीज यानी तृतीयक क्रियाएं या गतिविधियां। तो तृतीयक क्रियाओं में एक जो हमारा मेन रोल था वो किसका था? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। तो इसी को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब क्या क्या होता है ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर, यानी जहाँ पे हम कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी इंडस्ट्रियल एरिया, एंड द कंज्यूमिंग सेंटर, यानी जहाँ पे उसे कंज्यूम किया जा रहा है। प्रोड्यूसिंग सेंटर एग्रीकल्चर सेंटर्स भी हो सकते हैं कि हम कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, खेती करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसिंग सेंटर और कंज्यूमिंग सेंटर जो है उनके बीच में जो कनेक्शन, जो लिंक एस्टेब्लिश करता है, उसी को हम ट्रेड एंड कम्युनिकेशन कहते हैं। परिवहन और संचार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ट्रेड ऑफ कमोडिटीज रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी वस्तुओं का व्यापार परिवहन और संचार पर निर्भर करता है कि परिवहन कैसा है, रोड्स कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, बाय एयर कैसा है, बाय रेल कैसा है, या बाय सी कैसा है। अगर इंटरनेशनल हम ट्रेड कर रहे हैं, इनलैंड वाटर भी होता है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। तो ये कह रहे हैं कि उच्च जीवन स्तर, यानी जीवन का उच्च स्तर कब हम अचीव कर सकते हैं, और जीवन की गुणवत्ता, कुशल परिवहन, जहाँ हमारा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, जिसमें कोई डिले ना हो, टाइम ना लगे ज़्यादा, संचार अच्छा हो यानी कम्युनिकेशन अच्छी हो कि किस चीज़ की डिमांड है, कितनी डिमांड है, किसे चाहिए, कहाँ चाहिए, हम संचार के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू तो पता लगा सकते हैं। और व्यापार पर निर्भर करती है कि फिर हम व्यापार करें, ट्रेड करें, कि जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ और जहाँ पे वो चाहिए, उन दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करें, उसे ही व्यापार करना कहते हैं। तो आओ ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी टू कैरी पीपल, या तो लोगों को कैरी करें, एंड गुड्स यानी सामान भी हो सकता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजिंग ह्यूमंस, या तो आदमियों से ले जाएं, यूजिंग एनिमल्स, जैसे हम बुलक कार्ट यूज करते थे, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल भी हो सकते हैं। गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, प्लेन हो सकता है, शिप्स हो सकती हैं। परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा लोगों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जिसमें मनुष्य, जानवर और विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जाता है। एवरी नेशन हैज डेवलप्ड वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिफेंस पर्पजेज, यानी डिफेंस पर्पज के लिए भी हमने ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट किए हैं। पर क्योंकि सिक्योरिटी होगी तभी तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। प्रत्येक राष्ट्र ने रक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन विकसित किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैन टेक प्लेस ओवर, जमीन से भी हो सकता है, ओवर लैंड, वाटर एंड एयर, यानी परिवहन भूमि, जल और वायु के माध्यम से हो सकता है। अब जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको हमने फर्दर दो डिवीजन किए। कैसे? रोड एंड रेलवेज फॉर्म द पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग वाटरवेज फॉर्म द वाटर ट्रांसपोर्ट, इज अ फॉर्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, और एयरवेज क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यानी सड़क और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का हिस्सा है, यानी भूमि परिवहन का हिस्सा है। जल मार्ग से जहाजों का परिवहन होता है, और हवाई मार्ग हवाई परिवहन का एक उदाहरण है। ऐसी एक फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और होता है पाइपलाइन, बट इसमें ह्यूमंस नहीं होंगे, इसमें लिक्विड या गैसियस मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होंगे। इज अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट कैरीज मटेरियल लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और इन द लिक्विड फॉर्म। पाइपलाइन परिवहन का एक अन्य रूप है। यह पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अयस्को जैसी सामग्रियों को तरल रूप में ले जाता है। अगर लिक्विड फॉर्म होगा तो हम पाइपलाइन से ट्रांसफर कर सकते हैं, पानी भी तो ट्रांसपोर्ट होता है पाइपलाइन से ही। और फर्दर लैंड ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस ओवर लैंड, यानी वस्तु और सेवाओं का अधिकांश आवाजाही सड़क मार्ग से होती है, यानी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचना है तो हमें बाय रोड ही जाना पड़ेगा। लैंड ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू वेज, क्या? रोड और रेलवेज। स्थलीय परिवहन को सड़क और रेल मार्गों में विभाजित किया गया है। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हमें कोई चीज कम दूरी पे लेके जानी है तो रोड डिस्टेंस उसका सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कंपेयर टू रेलवेज। रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस की को कवर करने के लिए यूज होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हैवी मटेरियल्स। फ्री ट्रांसपोर्ट बाय रोड ऑफर डोर टू डोर सर्विसेज, जैसे कि बाय रोड हम डोर टू डोर सर्विस कर सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है कि डोर टू डोर सर्विस होती है ना। इसको हम ट्रेन से करने लगे तो पॉसिबल है नहीं। कम दूरी के लिए रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन सबसे किफायती है। सड़क मार्ग से माल की ढुलाई में घर से घर तक डिलीवरी की सुविधा मिलती है। रोड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन आर एज फॉलोज, यानी रोड को
उनके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि निर्माण विधि के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले क्या आती है, अनमेटल्ड रोड यानी कच्ची रोड्स, जैसे गांव में बना देते हैं, लोकेलिटी में ऐसी बना देते हैं। दीज रोड्स आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन के, इजीली बन जाती हैं, बट ये ऑल वेदर रोड्स नहीं होती कि समटाइम ज़्यादा बारिश आएगी तो ये रोड खराब भी हो सकती है। दीज रोड आर नॉट इफेक्टिव एंड सर्विसेबल फॉर ऑल द सीजन्स। ये सड़कें निर्माण में सरल होती हैं, ये सड़कें सभी मौसमों के लिए प्रभावी और उपयुक्त नहीं होती। वहीं दूसरी तरह की रोड कैसी है, मेटल्ड रोड यानी पक्की सड़कें, ये हाईवे जिससे बनते हैं, जो किसी भी वेदर में किसी भी सीजन में परमानेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराए। दीज आर द रोड मेड फॉर ऑल सीजन रोड्स, ये सड़कें हर मौसम के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 15 मिलियन किलोमीटर रोड्स है, और उसमें सब 33% कहाँ काउंट होती है, नॉर्थ अमेरिका में यानी यूएसए एंड कनाडा में। विश्व में मोटर योग्य सड़कों की कुल लंबाई 15 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें उत्तरी अमेरिका का हिस्सा कितना है, 33%। द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, व्हाट इज रोड डेंसिटी, इसको समझाएंगे भी। द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड नंबर ऑफ व्हीकल आर रजिस्टर्ड इन नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सड़क घनत्व और वाहनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो रोड डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, सड़क घनत्व क्या होता है, ये होता है टोटल एरिया ऑफ कंट्री, और यहाँ पे क्या आता है, टोटल एरिया ऑफ रोड्स। इसी को हम क्या कहते हैं, रोड डेंसिटी या सड़क घनत्व। बॉर्डर रोड्स क्या होती हैं, जो बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएं, जो हमारे बॉर्डर्स को कनेक्ट करें। तो रोड्स लेड अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज बॉर्डर रोड्स। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ बनी सड़कों को हम सीमा सड़कें कहते हैं, कहा जाता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंटीग्रेटिंग पीपल इन रिमोट एरियाज, यानी जो बॉर्डर के पास के एरियाज हैं उनको कनेक्ट करने में भी ये हेल्प करती है, उन तक इसेंशियल सर्विसेज पहुंचाने के लिए। विद द मेजर सिटीज एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस, जैसे कश्मीर को दिल्ली से कनेक्ट कर देना, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल को दिल्ली से कनेक्ट कर देना, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द नेशन, बट वहीं पे असम से कनेक्ट कर देना, गुवाहाटी से कनेक्ट कर देना, ऐसे ही कश्मीर से जम्मू को कनेक्ट कर देना, या पंजाब में चंडीगढ़ को कनेक्ट कर देना। वे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बड़े शहरों से जोड़ने और रक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण काम या भूमिका निभाते हैं। बड़े शहरों में क्यों, क्योंकि वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मान लो किसी को हेल्थ फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, अच्छे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कोई रिमोट एरिया से आसानी से शहरी क्षेत्र में आ सकता है, जहाँ पे वो अपनी हेल्थ के लिए किसी हॉस्पिटल में चेकअप करा सकता है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव बॉर्डर रोड, यानी ज़्यादातर सभी कंट्री में बॉर्डर रोड होती है, ट्रांसपोर्ट गुड टू द बॉर्डर विलेजेस एंड मिलिट्री कैंप्स, यानी जो बेसिक नीड का सामान है वो गाँव तक पहुँचाने के लिए और मिलिट्री कैंप्स तक पहुँचाने के लिए वो रोड्स यूज होती हैं। लगभग सभी देशों में सीमावर्ती गाँव और सैन्य शिविरों तक माल परिवहन के लिए सीमावर्ती सड़कें हैं। नेक्स्ट क्या है, रेलवे, ये लैंड ट्रांसपोर्ट का सेकंड पार्ट है। रेलवेज आर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर बल्की गुड, यानी हैवी गुड, जो ज़्यादा वेट के होते हैं, एंड पैसेंजर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी एक तो बल्की होना चाहिए, लोगों को भी भेज सकते हैं, बट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। दीज आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर रेलवेज ओपन फॉर ट्रैफिक वर्ल्ड वाइज, यानी पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 13 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन्स हैं। रेल भारी माल और यात्रियों के को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए एक साधन है, इस्तेमाल होती है। विश्व भर में लगभग 13 लाख किलोमीटर रेल मार्ग यातायात के लिए खुला है। कम्यूटर ट्रेन जैसे मेट्रो ट्रेन, जो कम्यूट के लिए यूज हो, डेली आवाजाही के लिए यूज होती है, वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया, यानी कम्यूटर ट्रेन ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और भारत में बहुत लोकप्रिय है। फिर आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, महाद्वीप, यानी मान लो कि ये कोई एक कॉन्टिनेंट है, कोई एशियन कॉन्टिनेंट मान लो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट मान लो, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होती है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी उस कॉन्टिनेंट के एक शोर से दूसरे शोर तक जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी उसे हम कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू एंड्स, ये एंड भी हो सकता है और ये एंड भी हो सकता है। महाद्वीप के आर पार चलने वाली रेलगाड़ियों को महाद्वीप के दोनों सिरों तक जोड़ती है। दे वर कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन। इकोनॉमिक रीजन किस लिए, कि मान लो कोई नेचुरल रिसोर्स इस पॉइंट पे मिल रहा है तो उसको यहाँ पहुँचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और पॉलिटिकल रीजन क्यों, कि जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर सकें, लोग आसानी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकें, किसी एक कॉन्टिनेंट के दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकें, तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल रीजन्स। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से किया गया। मेजर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे एंड ओरिएंट एक्सप्रेस। प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन से, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, ऑस्ट्रेलिया ट्रांस महाद्वीप रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस।
ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे लाइन हैव नाउ लॉस्ट देयर इंपोर्टेंस। क्यों? क्योंकि अब उनकी जगह क्विकर एंड मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट आ गया, यानी एयर ट्रांसपोर्ट चीप हो गया या अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए, हब्स बनने लगे कि ज़रूरी नहीं है आपको सेम डे ट्रांसपोर्टेशन करना है, आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करके स्टोर करके रख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए, जिससे इन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी कम हो गई है। अब अंतर महाद्वीपीय रेलवे लाइनों का महत्व तेजी और अधिक लचीले परिवहन के मुकाबले कम हो गया है। अब इन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे को एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से मैप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के मैप एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये क्या, इट इज़ अ मेजर रेल रूट इन, कहाँ पे ये याद रखना है, रशिया में है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है ये भी याद रखना है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से चलेगा इन द वेस्ट एंड व्लादिवोस्तोक इन द ईस्ट। जैसे हम देखें तो ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ वेस्ट में, और ये व्लादिवोस्तोक ये है ईस्ट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जाता है। और ये भी याद रखना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक, मतलब कि 1 फॉर अप एंड 1 फॉर डाउन, 2 साइड ट्रैक्स है, एंड इलेक्ट्रीफाइड सबसे लॉन्ग है। यह विश्व की सबसे लंबी डबल ट्रैक और विद्युतीकृत अंतर महाद्वीप रेलवे है। इट हेल्प इन कनेक्टिंग द एशियन रीजन टू द वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। दिस इज अ 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन इन कनाडा। इट रन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये रहा हेलीफैक्स इन द ईस्ट एंड वैनकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट। ये रहा वैनकूवर, तो यहाँ तक चलती है। इनके एंड पॉइंट्स याद होने चाहिए। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1886। दिस लाइन इज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा, क्योंकि ये मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करता है। व्हीट एंड मीट आर द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट्स। इसका निर्माण 1886 में हुआ। यह रेल लाइन कनाडा की आर्थिक जीवन रेखा है। इस मार्ग से गेहूं और मांस महत्वपूर्ण निर्यात है। दिस रेल लाइन गेन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिकॉज इट कनेक्टेड क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन, यानी जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये रहा क्यूबेक, ये रहा मॉन्ट्रियल, इन इंडस्ट्रियल रीजन को जहाँ पे फैक्ट्री लगी उनको कनेक्ट करता है। इस रेल लाइन ने आर्थिक महत्व प्राप्त किया क्योंकि इसने क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र को गेहूं उत्पादक क्षेत्र से जोड़ा। तो इंडस्ट्री लगी तो वीज तो चाहिए ना, लोग रहेंगे तो खाना तो खाएंगे, अनाज तो चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। दिस रेल लाइन रन फ्रॉम वेस्ट टू इट अक्रॉस द सदर्न पार्ट, यानी ये रहा ना इस वाले सदर्न पार्ट में, फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट, यानी ये रहा पर्थ, टू द सिडनी ऑन द ईस्ट। सिडनी का है ये रहा सिडनी ऑन द ईस्ट। यह रेल लाइन महाद्वीप के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, जो पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से लेकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी तक जाती है। इट पासिस थ्रू द कलगुडली, ब्रोकन हिल एंड पोर्ट अगस्ता। ये याद रखने कहाँ से पास होती है। यह कलगुडली, ब्रोकन हिल एंड पोर्ट अगस्ता से होकर गुजरती है। कहाँ पे कलगुडली, ये रहा, वेज पोर्ट अगस्ता ये रहा, फिर ब्रोकन हिल, ये रही ब्रोकन हिल। नेक्स्ट क्या, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। दिस रेलवे लाइन कनेक्ट्स न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट एंड सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट, यानी यूएसए में इस पार्ट से लेके ये इस पार्ट तक जाती है। यहाँ पे क्या आता है, न्यूयॉर्क, और यहाँ पे क्या आएगा, सैन फ्रांसिस्को। यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ती है। सबसे ज़्यादा क्या है कि द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट इन दिस रूट्स आर ओर, ग्रेन, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी। इस मार्ग पर निर्यात किए जाने वाले सबसे मूल्यवान वस्तुएं क्या है, अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी। ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये पेरिस से लेके इस्तांबुल तक चलती है। समटाइम्स एमसीक्यू में आ जाता है कि ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। यह लाइन पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है। द चीफ एक्सपोर्ट क्या है इस पे, द चीफ एक्सपोर्ट ऑन दिस रेल रूट्स आर चीज, बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। इस रेल मार्ग पर निर्यात होने वाली मुख्य वस्तुएं क्या है, पनीर, बेकन, जई, शराब, फल और मशीनरी। अब क्या आएगा नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये लैंड ट्रांसपोर्ट तो खत्म हो गया, नेक्स्ट वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती और कम कॉस्ट पे हम ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू, सी रूट्स यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है, और इनलैंड वाटरवेज यानी जो कंट्री के अंदर अंदर भी हो सकता है, या समटाइम्स कोई कोई रिवर मोर देन वन कंट्रीज से फ्लो होती है, तो इंटरनेशनल भी एक तरह से हो सकता है। बट ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ से होता है, सी रूट से। तो आओ सी रूट को पढ़ते हैं। द ओशन ऑफर स्मूथ हाईवे टू ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी समुद्रों के रोड थोड़ी बनी हुई कि जो ज़्यादा शिप्स चलने से टूट जाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई मेंटेनेंस नहीं है उसका।
महासागर बिना किसी रखरखाव लागत के सभी दिशाओं में यात्रा करने के लिए एक सुगम राजमार्ग प्रदान करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओशन इनटू रोडवेज बाय सी गोइंग वेसल्स इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन अडेप्टेशन टू फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी समुद्री जहाजों द्वारा महासागर को एक मार्ग में परिवर्तित करना भौतिक पर्यावरण के प्रति मानव अनुकूलन में से एक महत्वपूर्ण विकास है। यानी ये हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट में से एक है कि हमने सी को एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया, उसको मार्ग के रूप में यूज किया। मॉडर्न पैसेंजर एंड कार्गो शिप्स हैव रडार, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन। आधुनिक यात्री और मालवाहक जहाजों में रडार होता है, वायरलेस भी होता है कम्युनिकेशन के लिए। रडार क्या होता है? जो हमें सही रास्ता दिखाता है। अन्य नेविगेशन उपकरण भी होते हैं। इंपोर्टेंट सी रूट कौन कौन से हैं वर्ल्ड में? सबसे पहले आता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स। ये किस किस को लिंक करता है याद रखना। द रूट लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए टू द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। बोथ कोस्ट हैव हाईली एडवांस पोस्ट एंड हार्बर्स फैसिलिटी। पोर्ट्स क्या होता है? जहाँ पे शिप जाके लोडिंग अनलोडिंग जाके स्टैंड करते हैं। हार्बर क्या होता है? जहाँ पे उनका सामान स्टोर किया जाता है। यह मार्ग उत्तर पूर्वी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। दोनों तटों पर अत्याधुनिक बंदरगाह और हार्बर सुविधाएं मौजूद है। 1/4 of the world's foreign trade moves on this route. It is also called the big trunk route. याद रखना चाहिए कि बिग ट्रंक रूट हम किसे कहते हैं? बिग ट्रंक रूट हम कहते हैं द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को। विश्व में के विदेशी व्यापार का 1/4 हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसे बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट्स। दिस सी रूट पासिस सेंटर ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। यानी हम मेडिटेरेनियन से यहाँ से होकर नीचे अफ्रीका से होते हुए फिर एशिया में जाके मिलते थे। एंड सर्व मोर कंट्रीज एंड पीपल देन एनी अदर रूट। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के मध्य से होकर गुजरता था और अन्य किसी भी मार्ग की तुलना में अधिक देशों और लोगों की सेवा करता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल को आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हैज ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस एंड टाइम एज कम्पेयर टू द अर्लियर रूट। क्योंकि पहले हमें यहाँ से ऐसे घूम के आना पड़ता था। जब सुएज कैनाल बन गई तो बस हम यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। थ्रू द केप ऑफ गुड होप्स। सुएज नहर के निर्माण से गुड होप कैप से होकर गुजरने वाले पूर्व मार्ग की तुलना में दूरी और समय काफ़ी कम हो गया। क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा फ्यूल हमारा कम वेस्ट होगा और उतना ही हम कम कॉस्ट में यूरोपियन कंट्री से एशियन कंट्रीज के पास आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? द साउथ अटलांटिक सी रूट। ये कहा जाता है? द सी रूट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन कनेक्ट्स वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विद ब्राजील, अर्जेंटीना एंड उरुगे इन द साउथ अमेरिका। नॉर्थ पैसिफिक से क्या है? दिस सी रूट लिंक द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद एशिया। यानी जापान और फिलीपींस से होते हुए। आगे हम पढ़ेंगे कैनाल, शिपिंग कैनाल्स के कैनालों के बनने से, नहरों के बनने से क्या इजी हुआ। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना सुएज कैनाल, ऐसी दो कैनाल हम पढ़ेंगे, सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल। तो सुएज कैनाल को पहले पढ़ते हैं। द कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट बिटवीन द पोर्ट सेड, ये याद होना चाहिए, बिटवीन द पोर्ट सेड एंड पोर्ट सुएज इन द साउथ। तो पोर्ट सेड नॉर्थ में आता है और पोर्ट सुएज इन द साउथ आता है। देखो ये रहा पोर्ट सुएज, पोर्ट सेड और यहाँ पे है पोर्ट सुएज। तो पोर्ट साइड कहाँ पे आता है? नॉर्थ में, और पोर्ट सुएज आता है साउथ में। इट लिंक मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। इट इज द सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक। यानी इसमें लॉकिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि पनामा जो कैनाल है उसमें लॉकिंग सिस्टम की ज़रूरत हमको पड़ती है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यह समुद्र तल पर बना एक नहर है जिसमें लॉक नहीं है। यानी जैसे ही हम मेडिटेरेनियन से चल रहे हैं उसी लेवल पे हम जाके सुएज कैनाल में अटैच हो जाएंगे और उसी लेवल पे आगे जाके हम रेड सी में कनेक्ट हो जाएंगे। हमें इंटरलॉकिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अबाउट 160 किलोमीटर लॉन्ग एंड 11 to 15 मीटर डीप। अराउंड 100 ships travel daily taking 10 to 12 hours to cross this canal। यह लगभग 160 किलोमीटर लंबा और 11 से 15 मीटर गहरा है। प्रतिदिन लगभग 100 जहाज इस नहर को पार करते हैं और इसमें 10 से 12 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट वन इसका है पनामा कैनाल। कौन सी? ये पनामा कैनाल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये किस किस को कनेक्ट करती है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। दिस कैनाल कनेक्ट अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ऑन द वेस्ट। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को और पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये कितनी लंबी है? 72 किलोमीटर लॉन्ग। और इसमें याद रखना है कि इसमें 6 लॉक सिस्टम है जो कि सुएज कैनाल में नहीं है। लॉक सिस्टम क्या होते हैं कि जब वाटर लेवल सेम नहीं होता तो लॉक सिस्टम बना के उनको सेम लेवल पे लाके फिर ड्रॉप ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? इनलैंड वाटरवे। ये तो हमने पढ़े थे सी रूट्स। अब हम पढ़ेंगे इनलैंड वाटरवे जिसमें रिवर का यूज करके हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। द इनलैंड वाटरवेज आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द नेविगेबिलिटी, कि उसमें हम नेविगेशन कर भी सकते हैं। विड्थ एंड डेप्थ की कितनी चौड़ी और कितनी गहरी, कितनी है गहराई से क्या मेजर करते हैं हम, कितनी हैवी शिप उस इनलैंड वाटरवेज में
चल सकती है। कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर फ्लो, के वाटर कंटिन्यू है या नहीं, पता लगा शिप गई तब तक था पानी, थोड़े टाइम बाद पानी चला गया तो फिर शिप क्या होगी, नीचे आ जाएगी, चल थोड़ी पाएगी। एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इन यूज, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, जलमार्गों की नौगम्यता, चौड़ाई, गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता और उपयोग में लाई जा रही परिवहन प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जाता है। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन इनलैंड वाटर वे लॉस देयर इंपोर्टेंस, तो क्या क्या रीजन थे कि इट फेस कंपटीशन फ्रॉम रेलवे, यानी रेलवे भी इसके बराबर का सामान एक जगह से दूसरी जगह सेम कोस्ट पे ले जा सकती है। लैक ऑफ वाटर इन द रिवर, यानी नदियों में पानी कम होता जा रहा है, जब पानी कम हो जाएगा तो शिप्स कैसे चलेंगी। ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ फॉर द इरिगेशन एंड पुअर मेंटेनेंस, कि हमने खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी को डाइवर्ट कर दिया, जिससे मेन रिवर में पानी कम हो गया है, और पानी कम होने से क्या हो गया कि उसकी डेप्थ कम हो गई है और शिप उस पर चल नहीं पा रही है। सिंचाई के लिए जल का रुख मोड़ने और खराब रखरखाव के कारण नदियों में पानी की कमी आ गई है, जिससे इनलैंड वाटरवेज अपनी इंपोर्टेंस लॉस्ट कर रहे हैं, किसके कंपटीशन में आके, रेलवे के कंपटीशन में आके। अब मेजर इनलैंड वाटरवेज क्या है वर्ल्ड में, सबसे पहले आता है राइन वाटरवेज। द राइन रिवर्स फ्लो थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड, इट इज नेविगेबल अप टू 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडैम इन नीदरलैंड टू द बेसेल इन स्विट्जरलैंड, ये याद होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक नेविगेबल है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है, रोटरडैम नीदरलैंड से बेसल स्विट्जरलैंड तक 700 किलोमीटर तक ये नौगम्य है, यानी हम इसमें शिप्स को चला सकते हैं, नेविगेबिलिटी है, हमें पता है इसकी डायरेक्शंस। दिस वाटरवे इज द वर्ल्ड मोस्ट हैवीली यूज्ड वाटरवे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वाटरवे है। यह जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जलमार्ग है। इट कनेक्ट द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है। यह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के माध्यम से स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्या है, डैन्यूब वाटरवे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे इन द ईस्टर्न यूरोप। डैन्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। यह पूर्वी यूरोप का एक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। डैन्यूब रिवर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है, ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी टू ब्लैक सी। इट पासिस थ्रू 10 कंट्रीज, और डैन्यूब सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। फर्स्ट पे कौन सी आती है, वोल्गा। नेक्स्ट क्या है, वोल्गा वाटरवे। वोल्गा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इनलैंड वाटरवे इन रशिया। इट प्रोवाइड नेविगेबल वाटरवे ऑफ 11,200 किलोमीटर, यानी इस मेन रिवर में तो है ही, इसके साथ वाली जो रिवर्स है उनमें भी नेविगेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, यानी नौगम्यता देती है। एंड कहाँ पे ड्रेन होती है, ये याद रखना है कि कैस्पियन सी में, और डैन्यूब कहाँ पे ड्रेन होती है, वो होती है ब्लैक सी में। द वोल्गा मॉस्को कैनाल कनेक्टेड विद द मॉस्को रीजन एंड वोल्गा डोन कैनाल इज connected with the Black Sea. The Great Lake and St. Lawrence Seaway. The Great Lake of North America, namely Superior, Huron, Ontario, are connected by the Soo Canal and Welland Canal to form an inland waterway. उत्तरी अमेरिका की महान झील अर्थात सुपीरियर, हुरियन, एरी, ओंटारियो, सू नहर और वेलैंड नहर द्वारा जोड़ी हुई एक अंतर्देशीय जलमार्ग को बनाती है। The estuary of the St. Lawrence River along with the Great Lakes form a commercial waterway in the northern part of the North America. Large ocean going vessel can navigate, यानी बड़ी बड़ी vessels भी navigate कर सकती हैं up the river deep inside the continent to Montreal. Montreal कहाँ पे, कनाडा में। बड़े बड़े समुद्री जहाज महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से में स्थित नदी के रास्ते मॉन्ट्रियल तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिसिसिपी वाटर जलमार्ग। इट कनेक्ट इंटीरियर ऑफ द यूएसए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ, यह अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिणी मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। अगला ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है, पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में सिर्फ हम लिक्विड या गैसियस फॉर्म में ही चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पाइपलाइन आर यूज एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेस सच एज वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस फॉर एन अनइंटरप्टेड फ्लो, यानी कोई बीच में दिक्कत नहीं है। पाइपलाइन एक बार बिछ गई, इनिशियल कुछ ज़्यादा होती है पर एक बार बिछ गई तो अनइंटरप्टेड फ्लो होगा, वेदर इट इज़ वाटर, पेट्रोलियम और एनी अदर नेचुरल गैस। पाइपलाइनों का उपयोग पानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल पदार्थों और गैसों के निर्बाध प्रवाह के परिवहन के बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन न्यूजीलैंड मिल्क इज बीइंग सप्लाइड टू फैक्ट्री फ्रॉम फार्म थ्रू द पाइपलाइन, यानी न्यूजीलैंड में तो दूध को भी पाइपलाइन से भेज रहे हैं कि डायरेक्ट फार्म से जाएगा कहाँ पे, फैक्ट्री में। न्यूजीलैंड में खेतों से कारखानों तक दूध पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा जा रहा है। इन यूएसए देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एरिया टू द कंज्यूमिंग एरिया, कि डायरेक्ट पाइपलाइन ही डाल दिया कि जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वो पाइपलाइन के थ्रू अनइंटरप्टेड फ्लो होगा। अमेरिका में तेल उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक तेल पाइपलाइनों का एक सघन नेटवर्क मौजूद है। द प्रपोज्ड ईरान, यानी अभी बना नहीं है, प्रपोज्ड है, ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। जब बन जाएगी तब, अभी तक तो कोई उम्मीद है नहीं इसकी।
पाकिस्तान के रास्ते प्रभावित, ईरान भारत अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। अब ये क्या था, ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, संचार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन में क्या आएगा कि हम कम्युनिकेट कर सके कहाँ पे चीज़ों की नीड है, कहाँ पे नहीं है, या हमें कोई इन्फॉर्मेशन फैलानी है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, संचार बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग हैव डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। टेलीग्राफ से भी हम भेज सकते हैं, टेलीफोन से भी हम कर सकते हैं। मनुष्य के पास लंबी दूरी पर संवाद करने के लिए तारपत्र और टेलीफोन संचार महत्वपूर्ण साधन थे। द यूज ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल, यानी पहले जब कम्युनिकेशन की जाती थी तो कॉपर केबल से की जाती थी, जिसपे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड नहीं कर सकते, तो ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं थी। जब ऑप्टिकल फाइबर की इन्वेंशन हुई तो उससे क्या हुआ कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्ट स्पीड से भेज सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Was a major revolution in the field of communication. It allowed large quantity of data to be transmitted rapidly and securely and virtually error free, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स में डाटा को लाइट के साथ भेजा जाता है और लाइट की स्पीड से डाटा जाता है, तो फास्ट भी होता है, हम बल्कि डाटा भी भेज सकते हैं जो कॉपर वायर में पॉसिबल नहीं हो पाता था। नेक्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी उपग्रह हमने स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेजी और वहाँ से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन उन एरियाज़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं जिनमें हम नॉर्मली कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, यानी हिंटरलैंड्स है, माउंटेनियस रीजन्स है, तो उन एरियाज़ के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ट होती है। इट इमर्ज एज अ न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन 1970s आफ्टर यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर डेवलप्ड स्पेस रिसर्च। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सेंट इन द अर्थ्स ऑर्बिट कनेक्ट द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, यानी जहाँ पे बाय रोड या बाय ट्रांसपोर्ट जाना या वहाँ पे और तरह का कम्युनिकेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वहाँ पे सबसे बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए कृत्रिम उपग्रह दुनिया के दूरस्थ कोनों को आपस में जोड़ते हैं। इंडिया भी इसमें आया। इंडिया ने सबसे पहले कब लॉन्च किया, आर्यभट्ट लॉन्च की 1975 में, भास्कर 1 लॉन्च की 1979 में, एंड रोहिणी लॉन्च की 1989 में। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे आज हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्पेस, यानी यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्थान है। इट एनकम्पासिस बाय द इंटरनेट सच एज www, हम जैसे कुछ सर्च करते हैं तो www.com करके तो करते हैं, तो ये वही है। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। हम यहीं से बैठे बैठे यूएसए में बात कर सकते हैं, यूएसए से हम यूरोप में ही बात कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दुनिया है जिसके माध्यम से प्रेषक या प्राप्तकर्ता की भौतिक गति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचनाओं का संचार और उन तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है। तो 7 चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, 7 चैप्टर में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आते हैं वो इन 7 चैप्टर से ही आते हैं। अब हमारी फर्स्ट बुक हो गई कंप्लीट। अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन 7 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड कर दें और इंडिया वाली बुक को फास्ट फॉरवर्ड मोड में स्टार्ट करें, जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।